ईरान युद्ध हार रहा है और हम युद्ध जीत रहे हैं। ये दावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं, मौत की अफवाहें झूठी हैं। इजराइल और अमेरिका ईरान से युद्ध जीत रहे हैं जबकि ईरान हार रहा है। इसके अलावा इजरायली प्रधानमंत्री ने कुछ और बड़े दावे इस युद्ध को लेकर किए हैं। इसी बीच अमेरिका ने ईरान से जुड़े हुए साइबर नेटवर्क पर भी बड़ी कार्रवाई किया है और ईरान की एक बड़े सैन्य अधिकारी की मौत की भी खबर है। साथ ही साथ ईरान के नए सर्वोच्च नेता का धार्मिक शिक्षा देते हुए पहली बार एक वीडियो रिलीज किया गया है। यानी अब तक जहां उनके बुरी तरह से घायल होने की खबर थी, अब वीडियो ने उन सबको भी कहीं न कहीं अफवाह करार दिया है। अमेरिका और इजराइल पहले दिन से बार बार अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, उस पर तो बात करेंगे ही। साथ ही चर्चा करेंगे कि इस युद्ध में तेल के बाद कैसे भारत में गैस का संकट गहराने लगा है और इस संकट ने सरकार के मैनेजमेंट की पोल भी खोल दिया है। हुजूर ने खूब सारे सिलेंडर तो बांट दिए, अच्छा किया, मगर उस सिलेंडर को फिल करने की व्यवस्था नहीं किया। क्या आपको पता है कि भारत में कितने दिनों के लिए गैस का स्टोरेज है? यानी अगर सप्लाई नहीं आई, नई गैस नहीं आई, तो कितने दिन तक आपके किचन में खाना पक सकता है? आज इसी मामले पर बात करेंगे। आंकड़े देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और गैस वाले पूरे सिस्टम को समझना बड़ा जरूरी है कि कैसे दुनिया के दो सनकी नेताओं के कारण पूरी मानवता खतरे में आ गई है और पूरा विश्व तेल के बाद अब गैस की त्रासदी को झेलने के लिए मजबूर हो सकता है। वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। अब एक नजर इधर दौड़ाइए। यदि आप भी स्टॉक मार्केट समझना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ट्रेडिंग, एजुकेशन और मार्केट एनालिसिस के लिए बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इनका दावा है कि ये एक ऐसा ऐप है जहां यूजर्स को मार्केट के ट्रेंड्स और ट्रेडिंग आइडियाज तथा रिस्क मैनेजमेंट जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। यहां फॉलो ट्रेंड जैसे ऑप्शन के जरिए आप ये भी देख सकते हैं कि बाजार में किस तरह से ट्रेंड चल रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई गारंटी प्रॉफिट नहीं है। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है। चलिए देखते हैं इस ऐप को यूज कैसे करना है। यहाँ आपने लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है। यदि क्लिक कर दिया फॉलो ट्रेंड पर तो ट्रेड चालू हो गया। मार्केट वुल्फ का कहना है कि ये लोग पूरे तरीके से ट्रेडिंग में यूजर्स की हेल्प करते हैं। डेडिकेटेड टीम हर रोज आइडियाज देती है। मार्केट वुल्फ ने अपने कुछ यूजर्स के एक दिन, एक महीने और एक पूरे साल का प्रॉफिट ग्राफ भी शेयर किया है। इनका दावा है कि ये लोग प्रॉफिट पर किसी तरह का कमीशन भी नहीं लेते। इनके अनुसार काफी छोटे अमाउंट से आप ट्रेड शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ बड़े नुकसान से बचाने के लिए इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो खुद ही स्टॉप लगा देता है ताकि ज्यादा नुकसान न हो। सिर्फ 99 की लाइफ टाइम फी में आप इनके फीचर्स को यूज कर सकते हैं सुबह 9 से रात 12 बजे तक। इस ऐप के अब तक 1 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। यदि आप इन चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं तो अपनी समझ से जांच पड़ताल करके अपने हिसाब से अपने रिस्क पर प्रयोग कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं जिंदा हूं, हम जीत रहे हैं और ईरान हार रहा है। 20 दिन के भीतर ही हमने ईरान की परमाणु ताकत को खत्म कर दिया, 100 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। हालांकि एक सवाल यह भी बनता है कि जब जून के महीने में ही अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बम गिरा के ईरान का परमाणु सिस्टम खत्म ही कर दिया था, तबाह कर दिया था, तो फिर इजराइल ने पिछले 20 दिनों में क्या किया है और फिर कैसे किया है? क्योंकि अमेरिका को तो B-2 बॉम्बर लाना पड़ा, इजराइल के पास क्या था ईरान के परमाणु ताकत को खत्म करने के लिए? बहरहाल इजराइल का दावा है कि उसने 20 दिन के भीतर ही ईरान में यूरेनियम संवर्धन की क्षमता खत्म कर दिया और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। इजरायली पीएम ने कहा कि हमने इस युद्ध में 3 टारगेट रखा था। पहला, ईरान का न्यूक्लियर खतरा समाप्त करना, दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को मिटाना और तीसरा ईरान के लोगों के लिए आजादी दिलाना। इजरायली पीएम ने दावा किया कि हम जीत रहे हैं और ईरान की लीडरशिप में दरारें आ रही हैं। इजरायली पीएम का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से इस जंग में आए थे। क्या कोई सोच भी सकता है कि कोई ट्रंप से कुछ करने के लिए कहे? नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए सिर्फ हवाई हमले काफी नहीं है, जमीन पर कार्रवाई भी जरूरी है। लेकिन नेतन्याहू इसके लिए ईरान की जनता को सड़क पर लाना चाहते हैं। वैसे ये प्रयास ट्रंप और नेतन्याहू पहले दिन से कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या की खबर सामने आई, माहौल पलट गया। ईरान की थोड़ी बहुत आबादी जो अपनी सत्ता के खिलाफ सड़कों पर पहले उतर रही थी, उसमें भी ज्यादातर अब उसी सत्ता के साथ खड़े हो चुके हैं। बात वही है कि घर के झगड़े में हम आपस में निपट लेंगे, बाहर की एंट्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान की जनता को भड़काकर सड़क पर लाने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन उनका ये प्रयास उल्टा पड़ चुका है। इसी बीच खबर है कि अमेरिका ने ईरान से जुड़े हुए एक हैकिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 वेबसाइट डोमेन को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि ये एक्शन साइबर एक्टिविटी पर बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। इसी बीच एक ये खबर भी आई है कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रवक्ता जनरल अली मोहम्मद नैनी की शुक्रवार को हवाई हमले में मौत हो गई। IRGC के जनसंपर्क विभाग ने एक बयान जारी करके उनकी मौत की पुष्टि किया। यानी ईरान में अब तक सर्वोच्च नेता, उनके परिवार, रिश्तेदार, तमाम अधिकारियों और अन्य बड़े बड़े अधिकारियों के मारे जाने की खबर सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि लेबनान पर लगातार इजराइल हमला कर रहा है और मरने वालों की संख्या 1000 के ऊपर पहुंच चुकी है। उधर ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई का एक वीडियो सामने आया है जो कि पहली बार जनता को देखने के लिए मिला है। इसमें खामेनेई छात्रों को धार्मिक शिक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल काफी समय से यह दावा किया जा रहा था कि इजरायली हमले में नए सुप्रीम लीडर भी काफी बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। हमले में उनके पैर में चोट आई, इनकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। हालांकि अमेरिकी मीडिया ने यह भी दावा कर दिया था कि उनका चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका है, कोमा में भी हो सकते हैं। मगर ये वीडियो जारी करना और इसमें छात्रों को धार्मिक शिक्षा देना कहीं ना कहीं तमाम अफवाहों को झूठा भी साबित करता है, खासकर जो अमेरिकी और इजरायली मीडिया दावा कर रहा है। हालांकि कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये वीडियो कब की है, इसका पता नहीं है। आइए अब समझते हैं कि इस युद्ध ने पहले तेल और अब कैसे गैस संकट को गंभीर खतरे तक पहुंचा दिया है और इन सब के बीच भारत की स्थिति क्या है। क्या हो जब आपको पता चले कि आपकी रसोई गैस खत्म हो चुकी है और अभी एक आध सप्ताह तक मिल नहीं पाएगी। ऐसे में आपका जो संभावित जवाब होगा वो होगा कि कोयला, लकड़ी और कंडा तो है ना गुरु, उसी पे पका लेंगे। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि आप किसी महानगर की बहुमंजिला इमारत में रहते हैं, आपको कोयले पर खाना बनाना हो, तो ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो क्या होगी? कोयला खरीदने ले जाने की नहीं, अरे उसे सुलगाने और उसका धुआं निकालने की समस्या होगी। यदि बालकनी नहीं है तब आप सोच सकते हैं कि कितनी फजीयत है। उम्मीद है अपने देश में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी जनता के सामने रसोई गैस का विकल्प इंडक्शन मतलब बिजली वाला चूल्हा उपलब्ध है। ऊपर वाले से भी मनाइए कि भारत में ऐसा न हो, साथ ही ये भी दुआ करिए खुदा से कि ट्रंप बाबा को सद्बुद्धि आए जिससे जंग जल्द से जल्द रुक सके। क्योंकि जब से कतर के रास लाफान गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर ईरान का जोरदार वाला हमला हुआ है, तब से दुनिया के भीतर गैस की भी कमी होने की चर्चा शुरू हो गई। जानकारों की माने तब दोबारा से उसे चालू होने में 15 दिन से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। ये कयास नहीं बल्कि सच्चाई है। BBC में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार कहानी यही है और सच्ची भी है। BBC ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत वशिष्ठ से बातचीत करके ये बात लिखी है। प्रशांत वशिष्ठ के मुताबिक अभी तक ये कहा जा रहा था कि यदि जंग बंद भी हो जाएगी तब भी गैस प्लांट को शुरू होने में 15 दिन लग सकते हैं। लेकिन प्लांट पर हमले के बाद अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि नुकसान कितना बड़ा है। यदि लंबा नुकसान हुआ है तब इसमें और वक्त लग सकता है, शायद ये एक आध महीने का भी वक्त हो सकता है। अब सवाल यह है कि अभी तक दुनिया तेल के बढ़ते दामों से ही परेशान थी, अब उसमें गैस भी शामिल हो जाएगी। कुल मिलाकर 1-2 लोगों की सनक पूरी दुनिया को फजीहत में डाल चुकी है। ये लोग आगे भी कितनी दुश्वारियां झेलाएंगे कहा नहीं जा सकता। जिस तरह होर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वैसे ही कतर के रास लाफान से इतनी ही गैस मतलब 20% दुनिया की गैस जाती है। यानी दुनिया की जरूरत का 5वां हिस्सा यहीं से जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार भारत ने अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच 22.2 मिलियन टन LNG का आयात किया, जिसमें से 10 मिलियन टन का आयात कतर से और 2.4 मिलियन टन UAE से था। इस हिसाब से भारत का 55% गैस इसी इलाके से आ रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र में ही उत्पादन कम हो जाए तो परेशानी खड़ी होगी ही। BBC के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा LPG उपभोक्ता है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों में देश के भीतर LPG की खपत में 60% का इजाफा हुआ है। 2015-16 में 19.6 मिलियन मीट्रिक टन से घरेलू गैस का खर्चा बढ़ के 24-25 में 31.3 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। ऐसा अचानक नहीं हुआ, साल दर साल गैस कनेक्शन बढ़ते गए, जिसके चलते आज घरेलू गैस के ग्राहक दोगुने हो चुके हैं। आज से 10 साल पहले जहां भारत में 16.6 करोड़ लोगों के पास ही गैस कनेक्शन था, अब इनकी तादाद बढ़कर 33 करोड़ तक जा चुकी है, यानी डबल। भारत में गैस कनेक्शन को मोदी सत्ता ने एक अभियान की तरह चलाया। हर गरीब को स्वच्छ ईंधन तक पहुंच दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मोदी सत्ता ने अपने पहले कार्यकाल में ही कर दिया था और इसकी शुरुआत बलिया से 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री ने खुद कनेक्शन बांट कर किया था। तब से लगाए 2024-25 तक इस योजना में 10.33 करोड़ ग्राहक जुड़ चुके हैं। इस अभियान की सफलता के लिए मोदी सरकार ने बेमिसाल काम किया। इसमें कोई
कोई संदेह नहीं है। बड़े से बड़ा आलोचक भी इस मामले में मोदी सरकार की तारीफ करता है। हालांकि इस दौरान जनता के बीच इसमें भ्रष्टाचार से लगाए गैस भरवाने तक की समस्या की बात भी सामने आई। सब्सिडी को लेकर भी बहुत सारे विवाद पैदा हुए, साथ ही साथ गैस की महंगाई पर भी चर्चा हुई। मगर कुल मिलाकर गैस सिलेंडर बांटने के मामले में सरकार ने एक बेहतरीन कदम उठाया और बड़ी संख्या कर दी। इसको लेकर सरकार कितना संवेदनशील रही है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार त्योहारों से पहले इनकी सब्सिडी लोगों के खाते में ट्रांसफर करती रही है, जिससे ग्राहक त्योहार पर गैस खरीद पाए। लेकिन इसके साथ एक दूसरा पहलू यह भी है कि जिस तरह मोदी सरकार ने जनता को घरेलू गैस के ग्राहक बनाने में दिलचस्पी दिखाई, यानी कनेक्शन बांटने में जैसी दिलचस्पी दिखाई गई, उस तरह सरकार ने गैस के घरेलू उत्पादन पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। साल 2017-18 से लेकर 2024-25 तक घरेलू गैस का उत्पादन 12 मिलियन मीट्रिक टन ही बना रहा है। इसको गौर से देखने पर यह साफ हो जाता है कि जिस रफ्तार से ग्राहक बढ़ाए गए, उस हिसाब से गैस का उत्पादन नहीं बढ़ाया गया। 2015-16 में जहां घरेलू गैस मांग के हिसाब से 54% उत्पादित होती थी, वहीं 2024-25 में यह घटकर, यानी घरेलू उत्पादन घटकर 41% से थोड़ा ऊपर आके रुक गया। यानी कनेक्शन तो बढ़ा दिया, जरूरतें बढ़ा दिया, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ाया बल्कि घटा दिया। मतलब साफ है कि मांग के हिसाब से देश के भीतर उत्पादन नहीं बढ़ाया गया और यह सत्ता का फेलियर है। अब इस लिहाज से देखें तो आज भारत अपनी जरूरत का 60% हिस्सा आयात कर रहा है। अपना देश दुनिया में सबसे बड़ा एलपीजी का खरीदार है, उसमें भी गैस का 85% हिस्सा होर्मुज के रास्ते से ही आता है। 2024-25 में पेट्रोलियम सहित और गैसों का आयात जो हुआ था, उसमें कतर से हमने 33%, यूएई से 27% और अमेरिका से 8.6% गैस खरीदा था। इसमें एलएनजी, जिसको हिंदी में तरल प्राकृतिक गैस, एलपीजी मतलब तरल पेट्रोलियम गैस सहित प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भी शामिल है। इसमें जो प्रोपेन और ब्यूटेन है, इससे भी एलपीजी बनाई जाती है। ये तो रही गैस की गणित। अब इसको उपलब्ध कराने वाले देशों का भी हिसाब किताब समझ लेते हैं। इसी दौरान हमने खाड़ी देशों से 80% गैस मंगाई है, जिसमें कतर, ओमान, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब मुख्य देश रहे। अब जरा हम देश के भीतर इसकी स्टोरेज क्षमता पर भी एक नजर डाल लें, तब बात समझने में आसानी रहेगी। आंकड़ों के मुताबिक भारत की अक्टूबर 2025 में एलपीजी स्टोरेज क्षमता 1555.6 हजार मीट्रिक टन थी। इस स्टोरेज क्षमता के मुताबिक यह देश की जरूरत के हिसाब से सिर्फ 18 दिनों का स्टॉक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत की अक्टूबर 2025 में जो एलपीजी स्टोर करने की क्षमता थी, वो 1555.6 हजार मीट्रिक टन थी। इस स्टोरेज क्षमता के हिसाब से भारत अपनी जरूरत का 18 दिन का स्टॉक ही रख पाता है। इसका मतलब है कि यदि हमने 18 दिनों तक गैस नहीं खरीदी, यानी देश को गैस नहीं मिली, तो 19वें दिन हमारे पास गैस नहीं होगी। आबादी और स्टोरेज के हिसाब से देश के भीतर सप्लाई का गणित भी बड़ा रोचक है। बीबीसी के अनुसार देश का पश्चिमी भाग जहां 26 दिन तक अपनी मांग को पूरा कर सकता है, वहीं दक्षिणी भाग 23 दिन तक अपनी डिमांड सप्लाई कर सकता है। सबसे ज्यादा दिक्कत उत्तरी हिस्से को है। देश के उत्तरी हिस्से में कौन कौन से राज्य आते हैं, जरा नाम याद कर लीजिए, और याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। यहाँ की स्टोरेज क्षमता महज 8 दिन ही है, यानी गैस सप्लाई खाली 8 दिन चल पाएगी। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि घरेलू गैस के मोर्चे पर देश के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। जिस तरह से गैस को लेकर चिल्लमपो और घबराहट मची, उसका सीधा और सही अर्थ यही है कि गैस की कमी उतनी अभी होनी नहीं चाहिए जितनी दिख रही है। यह सीधे सीधे बद इंतजामी और घबराहट का नतीजा है। खुद प्रधानमंत्री को कहना पड़ा है कि गैस को लेकर पैनिक न हो, गैस पर्याप्त है। सवाल सीधा सा है कि यदि गैस पर्याप्त उपलब्ध है, तब लोगों को गैस बुकिंग करने में परेशानी क्यों हुई? इससे जनता में घबराहट मचेगी ही मचेगी। वही हुआ भी। एक सवाल और सप्लाई को लेकर है। यदि आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो हम देखते हैं कि उत्तरी हिस्से में देश के गैस के स्टॉक और सप्लाई का अनुपात सबसे कम है। यहां पर हम खाली 8 दिन का ही स्टोरेज रख पाते हैं। ऐसे में जब लड़ाई के चलते यहां गैस की एजेंसियों पर गाड़ियां लेट हो गई, तब लोगों में बेचैनी बढ़ गई। इसी के चलते लोग बाग एजेंसियों के सामने रात रात भर लाइन लगाने को मजबूर हो गए। जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी, वैसे वैसे मांग घटेगी, ये सही है, पर इसको होने में थोड़ा समय तो लगेगा। उम्मीद है इस हफ्ते जनता को राहत मिल जानी चाहिए। वैसे अफरा तफरी का माहौल इसलिए भी ज्यादा दिखा है क्योंकि हाल फिलहाल में शादियों का मौसम भी था, ईद और नवरात्र जैसे त्योहार भी हैं, इसलिए भी गैस की मांग बढ़ गई। जनता के पास अभी इंडक्शन का भी विकल्प है, पर हुआ यूं है कि इसकी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉर्टेज ने जनता में घबराहट पैदा कर दी। इन सारी बातों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने
हमला ईरान ने रास लाफान में किया उससे दुनिया के सामने जो हो सो हो, पर भारत के सामने तो मुश्किल बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो ऐसे कि यदि इस क्षेत्र से सप्लाई कम हुई और कहीं पूरी तरह से बाधित हो गई तो हमें रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों से गैस मंगानी पड़ेगी, जिसका खर्चा ज्यादा होगा। एक तो उसके गैस का दाम ज्यादा, दूसरे किराया ज्यादा, जिससे गैस ग्राहक को और महंगी पड़ेगी। इसमें ईंधन महंगा हुआ और ईंधन की महंगाई से आप जानते हैं कि हर तरह की महंगाई बढ़ती है। इसका असर सिर्फ भारत में ही पड़ेगा ऐसा भी नहीं है, सारी दुनिया इससे प्रभावित होगी। ईरान के हमले से कतर को भी कम नुकसान नहीं हुआ है। लग रहा है कि ईरान ने अपने मन में ठान लिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, सबको लेके डूबेंगे। जिस इलाके में रास लाफान है उसे दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड कहा जाता है। इस फील्ड में 51 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस भंडार है। यहां आपको जानकारी दे दें कि 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। इस गैस फील्ड में ईरान की तरफ का हिस्सा साउथ पार्स कहा जाता है, कतर के तरफ का हिस्सा नॉर्थ पार्स कहा जाता है। कतर लगभग 90 मिलियन टन गैस एक्सपोर्ट करता है। ईरान के इस इलाके पर हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस हमले के बारे में मालूम नहीं था। इजराइल ने भी कह दिया है कि हमने अमेरिका को नहीं बताया था। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स इलाके पर हमला किया था जिसकी जानकारी ट्रंप को नहीं थी। सोचने की बात यह है कि इसी के जवाब में ईरान ने कतर के रास लाफान में हमला किया। जाहिर है अब इससे दुनिया के अंदर तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी और ट्रंप के यूरोपियन देश भी नाराज होंगे। ट्रंप ने जहां ईरान के ऊपर इस फील्ड में हमले नहीं करने की बात कही है, वहीं धमकी देने से भी नहीं चूके। ट्रंप ने कह दिया कि यदि ईरान ने अब इस नॉर्थ गैस फील्ड मतलब कतर की तरफ हमला किया तो अमेरिका ईरान को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, उसके हर एनर्जी ढांचे को बर्बाद भी कर देगा। वैसे एक बात और सामने आई है, कहा जा रहा है कि गैस की किल्लतों को दूर करने के लिए अमेरिका ईरान की गैस पर जो पाबंदी लगाई गई है गैस खरीदने पर, उसको हटा सकता है। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार ईरान नेचुरल गैस पर काफी निर्भर है। ईरान बिजली बनाने के लिए, घरों को गर्म करने के लिए गैस का ही उपयोग करता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी के मुताबिक अमेरिका, चीन और रूस के बाद ईरान चौथा बड़ा मुल्क है जो सबसे ज्यादा गैस उपभोग करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान की गैस की 80% सप्लाई इसी साउथ पार्स इलाके से मिलती है। ईरान इस बात से भी ज्यादा नाराज है कि परमाणु प्रतिबंध के चलते उसके गैस एक्सपोर्ट का ढांचा खड़ा ही नहीं हो पाया। एपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक जिस असालुये क्षेत्र में ईरान में हमला हुआ है उसको ईरान 20 सालों से विकसित कर रहा था। ईरान फिलहाल 6.6 मिलियन टन गैस एक्सपोर्ट कर रहा था। इस क्षेत्र में हमला होने के बाद जाहिर है ईरान को खड़ा होने में वक्त लग सकता है, वो भी तब जब आज से इस इलाके में हमला बंद हो जाए। इस हमले के बाद जहां खाड़ी देश ईरान को चुनौती देने लगे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये मामला इतनी जल्दी साथ होने वाला नहीं है। इन सारी समस्याओं के बीच अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात होने लगी है कि ट्रंप प्रशासन के दावों और वास्तविक स्थिति के बीच बहुत बड़ा अंतर है। एक चर्चा यह भी हो रही है कि ईरान पर हमला राजनीतिक है, जिसे इजराइल के दबाव के चलते लिया गया। कई सारे बयानों के बीच ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल का बयान है कि ईरान के साथ समझौते की बड़ी संभावना थी, लेकिन बातचीत के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने हमला कर दिया, जिससे वो हैरान रह गए। अब ब्रिटेन के एनएसए को कौन बताए कि आप ही नहीं पूरी दुनिया हैरान है। ट्रंप बाबा मोह चंद्र खिलौना ली हों, सूरदास के पद गाए पड़े, यानी हमको वही खिलौना चाहिए जो ऊपर दिख रहा है आसमान में। उनको लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है। ट्रंप एकदम अहम ब्रह्मास्मि वाली मुद्रा में है, खुद उनके अधिकारी तक उनसे परेशान हुए बैठे हैं। ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति न होते तो उनको लोग आला दर्जे का धोखेबाज, बेईमान आदमी बताते। ये हम नहीं कह रहे हैं, लोकहित में दिख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है जिसमें बताया गया है कि ट्रंप अपने ओवल ऑफिस में एक हस्ताक्षर समारोह में पत्रकारों से कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे क्यूबा पर कब्जा करने का पूरा सम्मान मिलेगा, किसी न किसी रूप में कब्जा करना होगा। माना जा रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करने और ईरान पर हमला करने के बाद अब तीसरा नंबर क्यूबा का है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ट्रंप के दिमाग में क्या चलता है, वो किस तरह के आदमी हैं। किसी भी स्वाभिमानी इंसान और देश के जगह उन्हें उनके दरबारी और पिछलग्गू लोग ही पसंद है, जो उनके सामने दुम हिलाते रहे। वैसे दुम हिलाने वालों की भी कमी नहीं है, और जो दुम हिला रहा है, हिलाता रहेगा, लोटा रहेगा, उस पर हमला नहीं होगा बल्कि सीज फायर हो जाएगा। ट्रंप कई बार बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। वैसे आपकी ट्रंप के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मार्केट वुल्फ के मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में हमने लिंक पिन कर दिया है, आप चाहें तो उसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से सोच समझकर प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।